गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है आयोनिक सॉलिड, जिसके पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 6 की बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे जालक ऊर्जा और बोर्न हैबर चक्कर से संबंधित चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर पहले हमने शुरुआत की थी जालक ऊर्जा की, जालक ऊर्जा की। और जालक ऊर्जा क्या होती है? एक क्रिस्टल के बनने में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा, और किसी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो जालक ऊर्जा होती है। जालक ऊर्जा को 2 विधियों से ज्ञात किया था, एक सैद्धांतिक और प्रायोगिक विधि। उसके बाद में हमने इसकी एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ली थी। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेने के आधार पर हम यहाँ पर n की वैल्यू निकाल रहे थे। तो हमने ये डायग्राम भी बनाया था, जो थोड़ी अपने जैसे उस डायग्राम को वहाँ सही तरीके से नहीं बना पाए थे। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देती हूँ। ये जो दूरी होती है उसको d लिया जाता है, यहाँ से यहाँ √2d, यहाँ से यहाँ √3d, यहाँ से यहाँ √6d, और यहाँ से यहाँ √5d, और ये 2d। इस तरीके से अपने क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसको काम में लेते हैं। जैसे NaCl के लिए या LiCl के लिए, NaCl के लिए 7 हो गया और Cl के लिए 9 हो गया, बटा में 2 16, यानी कि n का मान कितना आ गया, 8 आ गया। उसी प्रकार LiCl के लिए भी निकाल सकते हैं अपने। तो ये जालक ऊर्जा की फॉर्म थी। उसके बाद में लास्ट में हमने एक इक्वेशन स्थापित की थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी बराबर -AE²Z² में d, ऐसा किया था, ठीक है। और साथ में BE² में d⁴n, ऐसी इक्वेशन बनाई थी हमने। इस n का मान ही तो निकाल रहे थे हम। इस n का मान ही 7, 9 और अपॉन में 2, n का मान 8 निकाल लिया, और यहाँ पर d8 लिख देंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था। और z का मान निकाला था हमने, जैसे CuCl है या Na2O है, इनके लिए z का मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे MgO हो गया या TiO2 हो गया, इसके लिए z का मान कितना था, हमारे लिए 2 था। यहाँ हमने कुछ ऐसी चर्चाएं की थी। एक आयनिक क्रिस्टल में, कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है वो सबसे अधिक स्थायी उस कंडीशन में होता है जब उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। यानी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। बराबर का मतलब बराबर तभी होंगे जब वो एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, d0 बराबर n बीटा अपॉन में AZ² और 1 - 1 अपॉन में 1 अपॉन में n-1। इस समीकरण को भी यूज में किया जाता है। इस समीकरण को, ये d0 होता है। इस समीकरण का मान अपने क्या, इस समीकरण के अकॉर्डिंग एक नई इक्वेशन भी स्थापित करते हैं अपने, और इसके अकॉर्डिंग एक बीटा का मान भी होता है, वो होता है d0n-1 AZ² अपॉन में n। ये अब हमने यहाँ पर जो बीटा का मान निकाला है, इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ d0 रखो या d रखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये बीटा का मान आ गया। इस बीटा के मान को इस इक्वेशन में रखना है हमें, यहाँ रखेंगे।
तो हमें एक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, A² Z² अपॉन में D और D0 और ब्रैकेट और यहाँ जाएगा 1 में n-1 ये आ जाएगा। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमें जालक ऊर्जा निकालनी है तो जालक ऊर्जा होती है माइनस पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई क्या होती है, n होती है। और n यहाँ पर क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर होता है, क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या होती है। तो अब देखो यहाँ जालक ऊर्जा का फॉर्मूला माइनस पोटेंशियल एनर्जी इंटू में क्या हो गया n, और पोटेंशियल एनर्जी का मान यहाँ रखेंगे अपने, ये पोटेंशियल एनर्जी का मान यहाँ रखेंगे तब भी हमें जालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जालक ऊर्जा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो हम इस प्रकार बना सकते हैं, जालक ऊर्जा बराबर A² Z² अपॉन में D0 और 1 अपॉन में n। इस फॉर्मूले से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा निकाल सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, Z1 Z2 अपॉन में D0 1 अपॉन में n। अब देखो ये आवेश को शो कर रहे हैं, Z² लो या Z1 Z2 लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों ले सकते हैं। और ये जो समीकरण होती है इस समीकरण को बोला जाता है वॉन लिंडे की समीकरण, वॉन लिंडे समीकरण। इस समीकरण को वॉन लिंडे समीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा जालक ऊर्जा निकाल सकते हैं, जिसके द्वारा हम जालक ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का फॉर्मूला, इसके लिए एक इक्वेशन विस्थापित की जहाँ से हमने बीटा का मान निकाला, इस बीटा के मान को इस इक्वेशन में रखा तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की एक नई इक्वेशन प्राप्त हो गई। और जालक ऊर्जा माइनस पोटेंशियल एनर्जी इंटू में n के बराबर होती है। तो यहाँ हमने n नहीं लगाया, n लगा देते हैं। n जो होता है वो अवोगाद्रो नंबर होता है और इसे वॉन लिंडे समीकरण कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, जिसके द्वारा किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। तो ये जालक ऊर्जा से संबंधित बात थी। तो जो ये टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में थोड़ा सा रह गया था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक काफ़ी हैं, जिनमें से पहला कारक है आयनिक आवेश। आयनिक आवेश, जालक ऊर्जा को आयनिक आवेश भी प्रभावित कर सकता है। अब देखिए जालक ऊर्जा जो होती है, जालक ऊर्जा जो होती है वो डायरेक्टली आयनिक आवेश के प्रोपोर्शनल होती है ना। Z1 Z2 या Z² लिया था, वो क्या थे, आयनों पर उपस्थित आवेश को शो कर रहे थे। तो आयनिक आवेश जालक ऊर्जा के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। तो आयनिक आवेश जितना ज़्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आयनों पर आवेश अधिक होने पर जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। क्या होता है? जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। उसके बाद में दूसरा कारक आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या की हम बात करें तो आयनिक त्रिज्या के अंदर जालक ऊर्जा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी के, और डी जो है वो किसके बराबर होता है? आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव के बराबर होता है। आयनों की त्रिज्याओं का जो योग होता है वो डी के बराबर होता है, और डी जालक ऊर्जा के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डी का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और डी का मान अगर कम है तो उसकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें LiF की, LiCl की, LiBr की और LiI की। तो हम इनकी त्रिज्याओं की बात करें तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, तो जालक ऊर्जा कम हो जाएगी। जालक ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखिए LiF की जो जालक ऊर्जा होती है, इनकी जालक ऊर्जाएं लिखें हम, तो इसकी जालक ऊर्जा 247, इसकी जालक ऊर्जा 202, 191, 171। क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो त्रिज्या का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो त्रिज्या का मान जब बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान कम होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्याओं के मान बढ़ रहे हैं, तो जालक ऊर्जाओं के मान क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो आयनिक त्रिज्या भी जो हमारे पास जालक ऊर्जा है उसको प्रभावित कर सकता है। अब देखें तीसरा आता है क्रिस्टल संरचना या मेडुलम स्थिरांक। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक क्रिस्टल संरचना या मेडुलम स्थिरांक। यहाँ पर हम लेते हैं जालक ऊर्जा समानुपाती मेडुलम स्थिरांक, समानुपाती मेडुलम स्थिरांक। तो जालक ऊर्जा जो है वो मेडुलम स्थिरांक के समानुपाती होती है। मेडुलम स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा, जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा होता है। तो मेडुलम स्थिरांक भी जालक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आयनों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो जालक ऊर्जा 1/n-1 के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के समानुपाती होती है। जिसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जितना ज़्यादा उसकी जालक ऊर्जा उतनी अधिक। तो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक आयनिक आवेश। आयनिक आवेश जालक ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयनिक आवेश के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आवेश उतनी ही ज़्यादा जालक ऊर्जा।
आयनिक त्रिज्या, जालक ऊर्जा आयनिक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। LiF, LiCl, LiVr और Lii की बात करें, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ रहा है और आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान कम होता है। तीसरा, क्रिस्टल संरचना या मेडुलम स्थिरांक। मेडुलम स्थिरांक भी जालक ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेडुलम स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होता है, जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। और आयनों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, आयनों का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है जितना ज़्यादा होगा उसका जो जालक ऊर्जा है उतनी ही अधिक होगी। तो ये थे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जालक ऊर्जा के बारे में या बोर्न-हैबर चक्कर के बारे में समझाना है हमें। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बोर्न-हैबर चक्र की। बोर्न-हैबर चक्र की। बोर्न-हैबर चक्र जो होता है, कोई भी या आयनिक यौगिक जो होता है बनना या आयनिक यौगिक के बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा या कोई भी एलिमेंट है उसके आयनन विभव, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, उनके बाष्पन की प्रवृत्ति या वियोजन ऊर्जा या जालक ऊर्जा में संबंध बताने के लिए इस बोर्न-हैबर चक्र को काम में लिया जाता है। तो कोई भी अभिकर्मक जो होता है अगर उत्पाद में बदलता है तो ऊर्जा परिवर्तन हमेशा सदैव समान रहता है। अभिक्रिया चाहे किसी भी पद में हो रही हो, पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। इसके लिए कुछ टर्म काम में ली जाती हैं, जैसे S को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा से शो किया जाता है, सब्लिमेशन एनर्जी। I जो होता है वो किसको शो करता है, आयनन ऊर्जा को शो करता है, आयनन ऊर्जा को शो करता है, आयनन ऊर्जा को। और D जो है वो वियोजन ऊर्जा को शो करता है, किसको शो करता है, वियोजन ऊर्जा को। E जो है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता को शो करता है और Q जो है वो अभिक्रिया ऊष्मा को शो करता है, अभिक्रिया ऊष्मा। और U नोट है वो जालक ऊर्जा को शो करता है, किसको, जालक ऊर्जा को। तो ये कुछ जो टर्म्स होती है जिनका हम यूज करते हैं बोर्न-हैबर चक्र के अंदर, इन सभी की ऊर्जाओं में आपस में संबंध बताने के लिए एक चक्रीय पथ को काम में लिया जाता है जिसको बोला जाता है बोर्न-हैबर चक्र। क्या बोला जाता है, बोर्न-हैबर चक्र। इसके द्वारा किसी भी आयनिक यौगिक को हम बना सकते हैं एक चक्रीय पथ के द्वारा। तो हम यहाँ पर NaCl का बोर्न-हैबर चक्र पढ़ेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे पास जो NaCl होता है वो Na और Cl2 से बनता है और उसके बनने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बोर्न-हैबर चक्र बना रही हूँ।
सब्लिमेशन, आयनन विभव, डिसोसिएशन और माइनस इलेक्ट्रॉन मंदता और जालक ऊर्जा, माइनस जालक ऊर्जा और माइनस क्यू। ये बोर्न हैबर चक्कर है जिसके द्वारा हम Na और Cl या Cl2 की विक्रिया करके NaCl बना सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास Na जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका हम सब्लिमेशन करते हैं और सब्लिमेशन करने के बाद में इसको किस में चेंज करते हैं, हम गैसीय फॉर्म में लेकर आते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को सीधे ही गैस में बदला जाता है और गैस से सीधा ही ठोस में बदला जाता है, तो किसी भी पदार्थ को ठोस से गैस में बदलना क्या होता है, सब्लिमेशन होता है या उदरपातन होता है, जिसको हम इस प्रकार शो कर सकते हैं। तो ये हमारा था बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर साइकिल। तो सबसे पहले हमने Na सॉलिड को Na गैसीय फॉर्म में लेकर आए, फिर इसको आयंस में चेंज किया, तो इसके लिए हमें I की ज़रूरत होती है, जिसको बोला जाता है आयनन विभव। तो यहाँ पर जो गैसीय परमाणु थे वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और इसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो आयनन विभव के बराबर ऊर्जा होती है। फिर उसके बाद में 1/2 Cl2 है हमारे पास, एक परमाणु है। क्लोरीन परमाणु को बनाना है हमें, तो क्लोरीन अणु का क्या करना पड़ेगा, वियोजन करना पड़ेगा, और वियोजन करने के लिए हमें कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक क्लोरीन का एक परमाणु प्राप्त करना है, तो हमें जो क्लोरीन होती है उसकी वियोजन की ऊर्जा जो होती है वो डबल होती है। हमें एक बनाना है तो उसकी आधी कर देंगे, तो डिसोसिएशन अपॉन में 2 आ गया। और उसके बाद में क्लोरीन रिनाइनों को बनाना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता नेगेटिव में हमारे पास, और एक इसको Cl नेगेटिव में लेके आते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके यहाँ पर जो शो किया जाता है वो जालक ऊर्जा से शो किया जाता है, और ऊपर से रिएक्शन करते हैं तो उसको अभिक्रिया ऊष्मा से शो किया जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार यूज किया जाता है, -Q बराबर S + I + D/2 -E और -Q। इस तरीके से इस फॉर्मूले को अपने Q तो आ ही गया, Q यहाँ ले लिया, यहाँ जालक ऊर्जा आएगी माइनस जो जालक ऊर्जा, क्योंकि इनका मान माइनस में होता है तो प्लस करेंगे, तो इनको ऐसे भी रख सकते हो प्लस, ठीक है। तो -Q बराबर S + I + D/2 -E -Q0। तो इस सब का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है। तो देखिए S + I + D/2 -E -U और +Q, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इनके द्वारा हम किसी की भी एनर्जी निकाल सकते हैं, जालक ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये NaCl के लिए बोर्न हैबर चक्कर था। अब NaCl के इस बोर्न हैबर चक्कर के कुछ पद हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पद आता है, सबसे पहला पद जो है वो है सोडियम परमाणु का पृथक होना। क्या है, सोडियम परमाणु का पृथक होना। सोडियम परमाणुओं का पृथक होना। सोडियम धातु में से परमाणु जो होते हैं वो धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो उन्हें हमें पृथक करना होता है।
और पृथक करने के लिए सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको उदरपातीज करना पड़ता है और उदरपातीज करके उसको गैसीय फॉर्म में लाना पड़ता है, तब जा कर के जो सोडियम परमाणु हैं वो पृथक होते हैं और इनके लिए दी गई जो ऊर्जा होती है वो उदरपातन ऊर्जा होती है। जैसे Na ये सॉलिड फॉर्म में प्लस कितनी एनर्जी हमें चाहिएगी, सब्लिमेशन करना है और ये कितना होता है 26 किलो कैलोरी एनर्जी हमें चाहिएगी। तो ये यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पर Na किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसीय फॉर्म में आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, उदरपातन हो जाएगा। क्योंकि ये साइकिल बना करके इस साइकिल को देखकर लिख सकते हो। तो पहला स्टेप ये हो गया कि Na सॉलिड फॉर्म में था, इसका सब्लिमेशन करके हम गैसीय फॉर्म में ले आए। तो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप जो है वो ये आ गया कि सोडियम परमाणुओं को पृथक होना या पृथक करना। जो Na था वो सॉलिड फॉर्म में था, उसको गैसीय फॉर्म में लेकर आए हम, उसका सब्लिमेशन किया और इसके बाद में यहाँ पर जितनी उदरपातज या उदरपातीज जो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ी वो 26 किलो कैलोरी थी। कितनी थी, 26 किलो कैलोरी उदरपातीज ऊर्जा थी, जिसको हमने परमाणुओं का पृथक्करण हो गया। फिर सोडियम परमाणुओं का बनना, दूसरा आता है सोडियम परमाणुओं का बनना। जो हमारे पास Na सब्लिमेशन से गैसीय फॉर्म में आए थे, तो गैसीय परमाणुओं को ऊर्जा देंगे अपने और ऊर्जा दे करके और उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकालेंगे। तो जो दी गई ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आयनन विभव के बराबर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं सेकंड स्टेप के अंदर। ये सेकंड स्टेप है, Na जो था वो गैसीय फॉर्म में था और जिसको हमने कुछ ऊर्जा दी, उन्होंने Na ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन निकाले और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने उसको जो ऊर्जा दी वो कम से कम आयनन विभव के बराबर थी। और जो आयनन विभव यहाँ पर हमें जितना यूज करना पड़ेगा वो हो जाएगा 118 किलो कैलोरी। 118 किलो कैलोरी आयनन विभव होता है, तो हमें 118 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तब Na गैसीय फॉर्म से आयंस में आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर निकलेंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, सोडियम परमाणुओं का निर्माण हो जाएगा या सोडियम परमाणु बन जाएंगे। तो इसके लिए देखिए Na यहाँ पर हमने क्या लिया है, गैसीय फॉर्म में लिया है, क्योंकि Na क्या है, गैसीय फॉर्म में ही ले रहे हैं। यहाँ पे गैसीय फॉर्म का ही है क्योंकि सब्लिमेशन करके गैसीय, यहाँ से यहाँ हमारा सेकंड स्टेप है और प्लस इसके लिए I जो है वो कितनी है, 118 किलो कैलोरी। 118 किलो कैलोरी और उसके बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा। मैंने आपका पहले साइकिल बना